सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार, आप हैं YouTube चैनल सरल संस्कृत सुगम संस्कृत पर और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। आज हम तत्पुरुष समास का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले हम अव्ययी भाव समास के विषय में अध्ययन कर चुके हैं, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। RPSC सेकेंड ग्रेड नामक प्लेलिस्ट से आप उसे देख सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे वीडियो चैनल पर हैं। समास को इससे पहले भी हम लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ चुके हैं, तो अगर आप सूत्रशः समास का अध्ययन करना चाहते हैं तो संस्कृत व्याकरण प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण समास है, क्योंकि एक तो इसका प्रसंग थोड़ा बड़ा है, इसका जो विषय वस्तु है थोड़ी बड़ी है, ज्यादा स्थानों पर तत्पुरुष होता है, तो इस वजह से विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरा, इसमें से ज्यादा स्थान है जहां से परीक्षक आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो इस समास को आप अच्छे से पढ़िए। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपने सारे विषयों को अच्छे से समझा और आपको सब याद रह गया, तो मुझे आशा है कि आप अगर तत्पुरुष समास से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो आप उसे गलत नहीं करेंगे। तो प्रायः उत्तर पद का अर्थ जहां पर प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास होता है। दूसरी बात यह है, इसमें लिंग का निर्धारण समस्त पद का लिंग किसके अनुसार होता है, क्योंकि पिछले वीडियो में जब हमने अव्ययी भाव समास के विषय में पढ़ा था तो वहां पर बात की थी कि अव्ययी भाव समास में बनने वाला समस्त पद अव्यय हो जाता है और साथ में नपुंसक लिंग भी हो जाता है। लेकिन तत्पुरुष समास में समस्त पद के लिंग का निर्धारण उत्तर पद के अनुसार किया जाता है। तो पर्वत लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः, ये सूत्र कहता है कि द्वंद्व और तत्पुरुष दोनों समासों में पर के समान, उत्तर पद के समान लिंग होता है। अब तत्पुरुष समास दो प्रकार का होता है, समानाधिकरण तत्पुरुष और व्यधिकरण तत्पुरुष। तो समानाधिकरण तत्पुरुष क्या है? ऐसा तत्पुरुष समास जिसमें घटक पदों में समान विभक्तियां प्रयुक्त होती हैं, वो समानाधिकरण तत्पुरुष कहलाता है और इसको कर्मधारय समास भी कहते हैं। दूसरा होता है व्यधिकरण तत्पुरुष। तो व्यधिकरण तत्पुरुष ऐसा तत्पुरुष समास होता है जिसके घटक पदों में भिन्न भिन्न विभक्तियां होती हैं। मान लीजिए दो पदों का समास हुआ, दो पद मिलकर एक समस्त पद बना, तो वहां पर दोनों घटक पदों में अलग अलग विभक्तियां प्रयुक्त होती हैं। तो समान विभक्तियों वाला तत्पुरुष समानाधिकरण तत्पुरुष कहलाता है, जिसको कर्मधारय भी कहते हैं, और भिन्न भिन्न विभक्तियों वाला तत्पुरुष व्यधिकरण तत्पुरुष कहलाता है। तो पहले हम व्यधिकरण तत्पुरुष के विषय में बात करेंगे। व्यधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत एक तो विभक्ति तत्पुरुष आता है। विभक्ति तत्पुरुष में द्वितीया से लेकर और सप्तमी पर्यंत विधान किए गए हैं कि इन शब्दों का द्वितीयांत के साथ समास होता है, तृतीया विभक्ति वाले पदों के साथ समास होता है, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, इस प्रकार से विधान किया गया है। दूसरा, इसी के अंतर्गत व्यधिकरण के अंतर्गत ही एक आता है अवयव अवयवी तत्पुरुष, जहां पर अवयव का अवयवी के साथ समास होता है। नए तत्पुरुष का प्रसंग भी इसके अंतर्गत आता है। तो इन सभी विषयों का अध्ययन हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले विभक्ति तत्पुरुष में बात करते हैं द्वितीय तत्पुरुष की। द्वितीय तत्पुरुष में एक ही सूत्र है जो आपके काम का है। वो विधान करता है द्वितीया श्रितातीत पतित गत अत्यस्त प्राप्तापन्नई। द्वितीयांत पद का समास होता है ऐसा पद जिसके अंत में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, उसका समास होता है किस किस के साथ? श्रित के साथ, अतीत के साथ, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न, ये 6 शब्द हैं जिनके साथ द्वितीयांत पद का समास होता है। तो ये 6 शब्द आपको जहां पर भी समस्त पद में दिखाई दे तो आप समझ जाइए वहां पर द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। अब इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे कृष्णम श्रितः। तो कृष्ण जो पद है यहाँ पर, कृष्णम ये द्वितीयांत पद है, इसका श्रित के साथ समास होता है। कृष्णम श्रितः कृष्ण श्रितः। दुखम अतीतः दुखातीतः। नरकम पतितः नरक पतितः। स्वर्गम गतः स्वर्ग गतः। इसी प्रकार नरकम गतः नरक गतः। कूपम अत्यस्तः कूपात्यस्तः।
सुखम प्राप्तः सुख प्राप्तः और संकटम आपन्नः संकटापन्नः। तो इस प्रकार श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न इन शब्दों का द्वितीयांत के साथ समास होता है और वहां पर द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। देखिए, ऐसा बहुत कम प्रश्न पूछा जाता है कि आपसे तत्पुरुष के अंदर के भेद के विषय में भी प्रश्न पूछा जाए। अगर समास विग्रह से संबंधित प्रश्न आता है तब तो आपको पता होना चाहिए कि कृष्ण श्रितः का समास विग्रह किस प्रकार से करना है। तो वहां आपको ज्ञान होना चाहिए कि श्रित का द्वितीयांत के साथ ही समास होता है। तो आप इसमें एक निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। वहां पर ऑप्शंस देख के आप बता सकते हैं कि कृष्णम श्रितः, इस प्रकार का ऑप्शन इसमें हो सकता है। दूसरा यह है कि अगर कृष्णम श्रितः इस प्रकार दे दिया तो आप समस्त पद बना देंगे। अब कभी कभी इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि दुखातीतः इस पद में कौन सा समास है। तो वहां पर आपको द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी इस प्रकार से अगर दे दिया गया तो आपको प्रसंग पता होना चाहिए। अगला है तृतीय तत्पुरुष। तृतीय तत्पुरुष में एक सूत्र आता है, तृतीय तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। तृतीयांत पद का ऐसा पद जिसके अंत में तृतीया विभक्ति लगी हुई है उसका तत्कृत, उसके द्वारा किए गए गुणवचनवाची शब्द के साथ और अर्थ शब्द के साथ समास होता है। अर्थात तृतीया विभक्ति वाले पद के साथ कोई ऐसा पद आ जाए जो उसी के द्वारा किया गया है तो उसमें उन दोनों का समास हो जाता है और तृतीयांत का अर्थ शब्द के साथ समास हो जाता है। जैसे शंकुलया खंडः, शंकुला खंडः, शंकुल के द्वारा किया गया टुकड़ा। तो ये जो टुकड़ा किया गया है वो किसके तत्कृत है, इसके द्वारा किया गया है, इस तृतीयांत पद के द्वारा किया गया है। शंकुला से खंड किया गया है तो यहां पर समास होकर पद बनता है शंकुला खंडः। ये महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। दूसरा है धान्येन अर्थः। तो तृतीयांत का अर्थ शब्द के साथ भी समास हो जाता है और यहां पर पद बनता है धान्यार्थः। दूसरा यहां पर एक और महत्वपूर्ण सूत्र है, पूर्व सदृश सम ऊनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षणई। पूर्व शब्द के साथ तृतीयांत का, सदृश के साथ सम, ऊन, कलह, निपुण, मिश्र, लक्षण इन पदों के साथ तृतीयांत पद का समास होता है और वो तत्पुरुष समास होता है। तो जैसे मासेन पूर्वः, मास पूर्वः। ये पादो ऊनम वाला भी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है। तो पादेन ऊनम, पादो ऊनम, इसको आप अच्छे से पढ़िए ये वाले सूत्र को, क्योंकि इसमें से कई बार प्रश्न पूछा गया है। इसी प्रकार वाचा कलह, वाणी के द्वारा कलह, तो वो क्या होगा, वाक कलह। गुड़ेन मिश्रः, गुड़ के द्वारा मिश्र, तो वो होगा गुड़ मिश्रः। और तीसरा सूत्र आता है तृतीया तत्पुरुष के संबंध में, कर्तरीकरणे कृता बहुलम, कि जब अनुक्त कर्ता के प्रसंग में और करण के प्रसंग में तृतीया विभक्ति हो, ऐसा वाक्य जहां पर अगर कर्ता अनुक्त हो तो उसमें तृतीया हो जाए और अगर करण अनुक्त हो तो उसमें तृतीया हो जाए, वहां पर तृतीयांत पदों का कृत प्रत्यय वाले शब्दों के साथ समास होता है। अर्थात पूर्व में तो तृतीयांत पद होना चाहिए और बाद में ऐसा शब्द जिसमें कृत प्रत्यय लगा हो, ऐसा शब्द हो, तो उन दोनों का समास हो जाता है। जैसे हरिणा त्रातः, तो यहां पर पद बनेगा हरिता त्रातः। नखई भिन्नः, नख भिन्नः, तो ये भी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है। अगला है चतुर्थी तत्पुरुष। चतुर्थी तत्पुरुष के संबंध में एक सूत्र आता है, चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षित। चतुर्थी अंत वाले पद का तदर्थ के साथ, तदर्थ का तात्पर्य है जिसके लिए वो हुआ है। जहां पर दो पदों में प्रकृति विकृति भाव हो, अर्थात एक उसकी प्रकृति हो और दूसरा उससे उत्पन्न हो, उसकी विकृति हो, तो तदर्थ हो गया वो। तो ऐसे दोनों पदों में समास होता है। चतुर्थी अंत वाले का अर्थ शब्द के साथ समास होता है, बलि शब्द के साथ समास होता है, हित के साथ, सुख के साथ और रक्षित इन पदों के साथ चतुर्थ्यंत का समास होता है। तो जैसे ये यूपाय दारू, ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है। यूप के लिए दारू, तो यहां पर जो यूप दारू है, ये जो लकड़ी है, ये इसी के लिए है, यूप के लिए है, खूंटा बांधने के लिए लकड़ी, खूंटे के लिए लकड़ी। तो इनमें प्रकृति विकृति भाव है, तो यहां पर यूपाय दारू
यूपदारु। द्विजाय अयम द्विजार्थ। देखिए ये जो अर्थ में समास होता है, ये तीनों शब्द महत्वपूर्ण है। ये कहते हैं कि जिसके लिए इस अर्थ में समास होता है वहां पर जो लिंग है वो, जैसे आपको कहा द्विजाय अयम, तो अयम शब्द पुल्लिंग का है, तो जब समस्त पद बनेगा तो वो पुल्लिंग का बनेगा। यहां पर बनेगा द्विजार्थ। द्विजाय इयम, द्विज के लिए ये है, तो कोई स्त्रीलिंग की वस्तु है तो वहां पर जब समस्त पद बनेगा तो पद बनेगा द्विजार्था। और द्विजाय इदम, द्विज के लिए है ये चेयर, ये कुर्सी, ये टेबल, कुछ भी। तो अगर कोई नपुंसक लिंग का वस्तु है जिसके बारे में कह रहे हैं कि द्विजाय इदम, तो वहां पर नपुंसक लिंग का पद बनेगा और द्विजार्थम। तो आप इन तीनों शब्दों को अच्छे से ध्यान रखिए। परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाता है द्विजार्था शब्द का समास विग्रह क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि ये स्त्रीलिंग का पद है, तो जब आप इसका समास विग्रह करेंगे तो आप लिखेंगे द्विजाय इयम। इस प्रकार से बलि शब्द के साथ चतुर्थी अंत का समास होता है, जैसे भूतेभ्यः बलि भूत बलि, गोभ्यः हितम गोहितम, गोभ्यः सुखम गोसुखम, गोभ्यः रक्षितम गोरक्षितः। इस प्रकार से तो इन शब्दों को भी आप याद रखिए। अगला है पंचमी तत्पुरुष। पंचमी तत्पुरुष का दो सूत्र यहां पर आते हैं महत्वपूर्ण। एक तो है पंचमी भयेन, अर्थात पंचमी अंत वाले शब्दों का भयवाची शब्दों के साथ समास होता है। और दूसरा यहां पर आता है स्तोक अंतिक दूरार्थ कृच्छ्राणी तेन। स्तोक अंतिक दूरार्थ वाले और कृच्छ, ये शब्द अगर पंचम्यंत हो तो इनका ऐसे शब्दों के साथ समास होता है जिनमें कत प्रत्यय लगा हुआ है। तो सबसे पहले भयवाची का उदाहरण देखते हैं। चोराद भयम चोर भयम, तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा? पंचमी तत्पुरुष। सिंहात भीति सिंह भीति, स्तोकाद मुक्तः स्तोकान मुक्तः। देखिए यहां पर जो ये स्तोकांतिक सूत्र है ये विधान समास का विधान भी करता है और साथ में ये कहता है कि मध्य में आने वाली विभक्ति का लोप यहाँ पर नहीं होता। तो जब समस्त पद बनाया जाता है तो ये जो विभक्ति है पंचमी, इसका लोप नहीं होता और यहाँ पर समस्त पद बनता है स्तोकान मुक्तः, और दूसरा पद यहाँ पर बनता है स्तोकाद मुक्तः। तो अब यहाँ पर दो पद कैसे बने हैं आपको संभवतः स्मरण आया होगा। अगर आप हमारे साथ पहली कक्षा से जुड़े हुए हैं तो जब संधियों के विषय में हमने अध्ययन किया था तो वहां पर जब व्यंजन संधि में हमने अनुनासिक संधि और जश्त्व संधि का अध्ययन किया था तो वहां पर यह बात आई थी कि अनुनासिक संधि जो है वो विकल्प से होती है। तो जहां पर पंचम वर्ण परे रहते अनुनासिक अगर हम करेंगे तो पद बनेगा स्तोकान मुक्तः, और अगर हम विकल्प पक्ष में अनुनासिक नहीं करेंगे तो यहां पर जश्त्व होकर तृतीय वर्ण होकर पद हो जाएगा स्तोकाद मुक्तः। अगर आपको ये शब्द देखकर संधियां याद नहीं आई है तो आपको आवश्यकता है कि आप एक बार फिर से उन वीडियोस को देखें, उनका रिवीजन करें, क्योंकि इसी तरह से आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आपको जो बातें मैं समझा रही हूं वो समझने के साथ साथ आपको याद रह रही हैं या नहीं। तो अगर इस शब्द को देखकर आपको संधियों का स्मरण नहीं आया तो आप वापस जाइए और फिर से एक बार वीडियो को देखिए। अगला है दूरात आगतः। तो दूरार्थ वाले पदों का समास होता है, तो दूरात आगतः, यहां पर भी विभक्ति का लोप नहीं होता और समस्त पद बनता है दूराद आगतः। अगला है षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष के अंतर्गत षष्ठी विभक्ति अंत वाले पदों का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, जैसे राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः, राजा का पुरुष राजपुरुष। सताम संगति ही, सज्जनों की संगति सत्संगति। तस्य पुरुषः, उसका पुरुष तत्पुरुषः। इस प्रकार से अगला है सप्तमी तत्पुरुष। सप्तमी तत्पुरुष में एक महत्वपूर्ण सूत्र आता है सप्तमी शौंडई, और बहुत बार ये शब्द अक्ष शौंडः पूछा जाता है, तो इसको आप वेरी मोस्ट में रखकर याद रखिए। ये सूत्र क्या कहता है कि सप्तमी अंत वाले पद का शौंड के साथ, धूर्त पद के साथ, चपल के साथ, निपुण के साथ, चतुर
पंडित, प्रवीण, पटु, कुशल इत्यादि शब्दों के साथ समास होता है। तो जहां पर भी आपको शब्द के अंत में शौंड, धूर्त, चपल, निपुण, चतुर, पंडित, प्रवीण, पटु, कुशल इस तरह के पद दिखाई दे, वहां पर सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। तो जैसे अक्षेषु शौंडः, अक्ष शौंडः, कटे प्रवीणः, कट प्रवीणः, वाची पटु, वाक पटु, इस प्रकार से। एक और सूत्र यहां पर आता है सप्तमी तत्पुरुष के संबंध में, वो है सिद्ध शुष्क पक्व बंधश्च, कि सप्तमी अंत वाले का सिद्ध शब्द के साथ, शुष्क के साथ, पक्व के साथ और बंध के साथ, इनके साथ भी समास होता है। तो जहां पर ये शब्द आपको अंत में दिखाई दे वहां पर भी सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। तो रसे सिद्धः, रस सिद्धः, रस में सिद्ध, रस सिद्ध। स्थाल्याम पक्वः, स्थाली पक्वः, थाली में पकाया गया, स्थाली पक्वः, इस प्रकार से। तो ये विभक्ति तत्पुरुष का प्रसंग था। अब बात करते हैं अवयव अवयवी तत्पुरुष समास की। ऐसा तत्पुरुष समास जिसमें एक पद अवयवी होता है और दूसरा पद अवयव होता है, उन दो पदों के मध्य होने वाला समास अवयव अवयवी तत्पुरुष समास कहलाता है। तो यहां पर दो महत्वपूर्ण प्रसंग हैं। पहला तो यह है कि अवयवी वाची सुबंत के साथ पूर्व, अपर, अधर और उत्तर इन शब्दों का समास होता है विकल्प से। जहां पर भी पूर्व, उत्तर, अपर, अधर ये शब्द आ जाएं और जो दूसरा पद है वो उसका अवयवी वाची हो, अर्थात उसी का पूर्व, जैसे पूर्वम कायस्य, काय का ही पूर्व भाग, शरीर का ही पूर्व भाग। तो यहां पर ये जो काय है ये अवयवी है और उसी का पूर्व भाग है तो ये अवयव है। जैसे आपके शरीर का हाथ, तो आपका शरीर अवयवी हो गया और हाथ अवयव हो गया। तो इसी प्रकार पूर्वम कायस्य, पूर्व कायः, उत्तरम मेघस्य, मेघ का ही उत्तर भाग, मेघ के उत्तर में नहीं, मेघ का ही उत्तर भाग, तो वहां पर हो जाएगा उत्तर मेघः। पूर्वम मेघस्य, पूर्व मेघः। तो जहां पर पूर्व, उत्तर, अपर और अधर इन शब्दों का अवयवी वाची के साथ समास होता है वो भी अवयव अवयवी तत्पुरुष समास होता है। दूसरा, कई बार इन दोनों शब्दों के संबंध में प्रश्न पूछा जाता है। तो अर्धम नपुंसकम इस तरह का सूत्र एक आता है, वो ये कहता है कि अगर अर्ध शब्द नपुंसकवाची हो तो उसका अवयवी वाची पद के साथ समास हो जाता है। अर्धम शब्द जहां पर प्रयुक्त हो गया और उसके बाद कोई अवयवी वाची शब्द है, जैसे नगरी का आधा, रोटी का आधा, तो जो नगरी है वो अवयवी है, उसी का आधा भाग है। तो इस प्रकार से जहां पर प्रयुक्त होता है वहां पर अवयवी अवयवी तत्पुरुष समास होता है। तो अर्धम नगर्यः, अर्ध नगरी, पिपल्याः अर्धम, अर्ध पिप्पली, इस प्रकार से। अगला है नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष में नए पद का, न का सुबंत के साथ समास होता है। तो नए में या की संज्ञा हो जाती है, न की संज्ञा हो जाती है और आशेष रहता है। अब अपूर्व में रहने पर जिस पद के साथ इसका समास हो रहा है, अगर उस उत्तर पद के आदि में, बाद वाले पद के आदि में स्वर है तो यहां पर नुट का आगम हो जाता है और नुट में ट और उ की संज्ञा होकर न शेष रहता है। तो वहां पर तो शब्द के आगे अन जुड़ेगा जहां पर उत्तर पद के आदि में स्वर है, और अगर उत्तर पद के आदि में व्यंजन है, दूसरे वाले पद के पूर्व में व्यंजन है, तो वहां पर केवल आ ही रहता है। जैसे इसके उदाहरण देखते हैं, न अश्वः अनश्वः, तो यहां पर नय हुआ, नय में इया और न की संज्ञा होकर आ रहा। अब पूर्व में आ है, स्वर है, इसलिए न का आगम, नुट का आगम हो गया, तो अन अश्वः, तो यहां पर पद बना अनश्वः। इसी प्रकार न ईश्वरः अनीश्वरः, न सत्यम। अब देखिए यहां पर पूर्व में व्यंजन है, स्वर नहीं है, तो नुट का आगम नहीं होगा, केवल न शेष रहेगा, केवल आशेष रहेगा और पद बनेगा असत्यम। अब कुछ कुछ प्रसंग ऐसे हैं जहां पर नए तत्पुरुष में नए में न का लोप नहीं होता, न वहां पर शेष रह जाता है। तो आप इन दो शब्दों को ध्यान रखिए बस, न क्षरति इति नक्षत्रम और न स्त्री न पुमान
नपुंसकम। तो इन दोनों पदों में भी नए तत्पुरुष समास है। इनको आप अपवाद के रूप में, मोस्ट के रूप में याद रखिए। आगे आता है कुगति प्रादि तत्पुरुष समास। जहां पर कु का सुबंतों के साथ समास होता है वो कु तत्पुरुष समास होता है। जहां पर गति संज्ञक का सुबंतों के साथ समास होता है वो गति तत्पुरुष समास होता है। और जहां पर प्रादियों का सुबंतों के साथ समास होता है वो प्रादि तत्पुरुष समास होता है। तो इनसे संबंधित ये सारे प्रसंग कुगति प्रादि तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। देखिए, ये प्रसंग ऐसा है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। इसको देखकर आप अव्ययी भाव समास समझ सकते हैं। लेकिन प्रसंग शुरू होने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि इसमें और अव्ययी भाव में अगर आप कंफ्यूज हो जाएं तो आप पद के अंत में देखिए। अगर पद के अंत में आपको, पूर्व में अगर आपको अव्यय दिखाई दे रहा है, कोई ऐसा अव्यय जो हमने अव्ययी भाव समास के संबंध में पढ़ा है, तो आप पद के अंत में देखिए। अगर आपको इस तरह से पुल्लिंग का रूप दिखाई देता है तो इसका तात्पर्य ये है कि वो कुगति प्रादि तत्पुरुष समास है, क्योंकि अव्ययी भाव समास में पद नपुंसकलिंग हो जाता है और या तो वहां पर अव्यय होने के कारण आपको विभक्ति का लोप ही दिखाई देगा, और अगर विभक्ति का लोप नहीं होगा और ह्रस्व आकारांत पद होगा तो वहां पर आपको पद के अंत में अम दिखाई देगा। लेकिन इस तरह से विसर्ग वाला रूप आपको दिखाई नहीं देगा। तो अव्ययी भाव में और कुगति प्रादि तत्पुरुष में अंतर करने का यही तरीका है कि अगर आपको पूर्व में कोई ऐसा अव्यय दिखाई दे रहा है जिससे आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो पद के अंत में देखिए, यहां पर आपको विसर्ग दिखाई दे, इसका मतलब ये तत्पुरुष समास है। और अगर अम दिखाई दे तो इसका तात्पर्य ये है, या फिर विभक्ति का लोप दिखाई दे तो इसका तात्पर्य ये है कि वो अव्ययी भाव समास है। तो कु के कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले कु तत्पुरुष के कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः, कुत्सितम अन्नम कदन्नम। तो यहां पर कु को कत आदेश हो जाता है। इसका एक बड़ा प्रसंग है कि ईसत अर्थ में भी कु होता है और ईसत अर्थ में होता है तो क्या होता है। तो इन सारे विषयों का विस्तृत वर्णन हम पहले कर चुके हैं। इससे संबंधित वीडियो आप संस्कृत व्याकरण प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दूसरा गति तत्पुरुष के उदाहरण देखते हैं। तो गति संज्ञा का विधान करने वाला एक सूत्र यहां पर दिया गया है, उरियादि च्वी डाचश्च। उरियादि गण में पठित च्वी प्रत्यांत शब्द और डाच प्रत्यांत शब्द, इनका सुबंत के साथ समास होता है और वो जब होता है तो गति तत्पुरुष समास होता है। तो जैसे उरी कृत्वा, तो यहां पर पद बनेगा उरी कृत्य, और यहां पर कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। ऐसे ही अशुक्लम शुक्लम कृत्वा, जो अशुक्ल है उसको शुक्ल करके, तो यहां पर पद बनेगा शुक्ली कृत्य। पटत पटत इति कृत्वा, तो यहां पर डाच प्रत्यय का प्रयोग होता है। डाच प्रत्यांत होने के कारण इसकी गति संज्ञा हो जाती है और यहां पर पद बनता है पटपटाकृत्य, और यहां पर कौन सा समास होगा, गति तत्पुरुष समास। तो हो सकता है आपसे इतना अंदर से ना पूछा जाए कि गति है कि कु है, इतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये सारे प्रसंग तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। अब प्रादि तत्पुरुष समास के अंतर्गत कुछ प्रादियों का विधान किया गया है कि अब इस अर्थ में द्वितीयांत में होता है, इस अर्थ में प्र होता है, प्रथमा विभक्ति में होता है, तो प्रथमा से और पंचमी पर्यंत यहाँ पर विधान किए गए हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण जो इसके उदाहरण हैं वो हम देखते हैं। शोभनः पुरुषः सुपुरुषः, सुष्ठु उक्ति सूक्ति, प्रगतः आचार्य प्राचार्यः, मालाम अतिक्रांतः अतिमालः, अवकृष्टः कोकिलया अवकोकिलः, निष्क्रांतः कोशाम्ब्या निष्कौशाम्बी। तो इनको भी आप याद रखिए। अब उसके पश्चात आता है उपपद तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष में उपपद संज्ञा वाले पद का कृत प्रत्यय युक्त शब्द पद के साथ समास होता है। अब उपपद क्या है, वो किस प्रकार होता है, कैसे समास होता है, तो ये सारा वर्णन आप दूसरे जो वीडियोस हैं उनसे देख सकते हैं। यहाँ पर हम केवल 2 उदाहरण देख रहे हैं। अगर पूछा जाएगा तो यही 2 उदाहरण आपको परीक्षा में मिलेंगे, तो आप इनको याद रखिए। कुंभकारः, कुंभम करोति इति कुंभकारः, तो यहां पर जो ये पद है ये तत्पुरुष समास का पद है।
गाम ददाति इति गोदः। तो इन दो उदाहरणों को आप याद रखिए, ये आते हैं उपपद तत्पुरुष के अंतर्गत। अब बात करते हैं समानाधिकरण तत्पुरुष की। ऐसा तत्पुरुष जिसकी घटक पदों में समान विभक्तियां होती हैं, वो कर्मधार्य भी कहलाता है। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधार्यः। अब कर्मधार्य समास में क्या क्या होता है? तो कर्मधार्य समास की एक विशिष्टता है कि अगर आप दो घटक पदों को मिला रहे हैं, दो या दो से अधिक को मिला रहे हैं, और वहां पर अगर पूर्व पद स्त्रीत्व विशिष्ट है, स्त्रीवाची पद है, तो उसे पुंवद भाव हो जाता है। अगर संभव हो तो उसका पुल्लिंग के समान रूप बना लिया जाता है। दूसरा इसका जो विधायक सूत्र है वो है दिक् संख्ये संज्ञायाम। दिशावाची शब्दों का और संख्यावाची शब्दों का सुबंतों के साथ संज्ञा अर्थ में समास होता है। जैसे उत्तरः पांचाला, उत्तर पांचाला, तो ये दिशावाची शब्द है, इसका सुबंत के साथ समास होता है। तो यहां पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। इसी प्रकार संख्यावाची का सप्तऋषयः, सप्तऋषयः, सप्तर्षयः, इस तरह से पद बनते हैं। अब जो ये कर्मधार्य है जिसमें संख्यावाची और दिशावाची पूर्व में होते हैं, इस कर्मधार्य में ही जो समास संख्या पूर्व वाला होता है वो द्विगु कहलाता है। संख्या पूर्वो द्विगु। तो अब एक बार इसके भेद उपभेद को देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं मुख्यतः, व्यधिकरण और समानाधिकरण। अब जो समानाधिकरण है उसको कर्मधार्य कहा जाता है। ये कर्मधार्य दिशावाची पूर्व पद वाला और संख्यावाची पूर्व पद वाला दो प्रकार का होता है। तो इनमें से जो संख्या पूर्वक होता है उसको द्विगु कहते हैं। और द्विगु तीन प्रकार का होता है, तद्धितार्थ में, उत्तर पद में और समाहार में। तीन अर्थों में द्विगु समास होता है। इसके अतिरिक्त अब ये जो कर्मधार्य बचा है, ये कर्मधार्य पांच प्रकार का होता है। ऐसा कर्मधार्य जिसमें विशेषण पद पूर्व में होता है वो कहलाता है विशेषण पूर्व पद कर्मधार्य। जैसे नीलोत्पलम, तो नीलोत्पलम पद में विशेषण उत्पल की विशेषता बताने वाला कैसा उत्पल है? नीला उत्पल। तो विशेषण पूर्व पद है, विशेषण पूर्व में है, तो ये विशेषण पूर्व पद कर्मधार्य समास होता है। एक होता है विशेष्य पूर्व पद, जिसकी विशेषता बता रहे हैं वो पद पूर्व में होता है। जैसे युव खलती, युवा खलती, तो इसमें जो गंजा युवक है, तो इसमें युवक जो है वो पूर्व पद है, विशेष्य पूर्व पद है, तो ये होता है विशेष्य पूर्व पद। तीसरा होता है विशेषण उभय पद, जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों विशेषण होते हैं। जैसे रक्त कृष्ण, तो यहां पर दोनों पद विशेषण है। चौथे प्रकार का कर्मधार्य होता है उपमान पूर्व पद कर्मधार्य, जहां पर पूर्व पद उपमानवाची होता है। जैसे घन श्यामः, घन इव श्यामः, इसमें जो पूर्व पद है वो उपमानवाची है। पांचवा होता है उपमेय पूर्व पद, ऐसा कर्मधारय समास जिसमें पूर्व पद उपमेय होता है, जिसकी उपमा की जा रही है वो पूर्व में होता है। जैसे पुरुष अयम व्याघ्रः इव, पुरुष ये व्याघ्र के समान है, तो उपमेय पूर्व में होता है वो होता है उपमेय पूर्व पद। और छठा होता है द्विगु, जो कि संख्यावाची होता है। अब इनके उदाहरण देख लेते हैं। कर्मधारय के जो महत्वपूर्ण उदाहरण है, तो नीलम उत्पलम, नीलोत्पलम, कृष्णः सर्पः, कृष्ण सर्पः, सन पुरुषः, सत्पुरुषः, युवा खलति, युव खलति, रक्तः कृष्णः, रक्त कृष्णः, कृतम अकृतम, कृताकृतम, चंद्र इव मनोहरः, चंद्र मनोहरः, पुरुष अयम सिंह इव, पुरुष सिंहः, और पार्थिव चंद्र इव, पार्थिव चंद्रः। तो देखिए, कर्मधारय को आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि जहां पर आपको समास विग्रह में इव पद दिखाई दे वहीं पर कर्मधारय होगा। इसके अतिरिक्त भी कर्मधारय होता है, क्योंकि इव पद तो आपको उपमान उपमेय वाले पदों में ही दिखाई देगा। इसके अतिरिक्त जो विशेषण उभय पद हैं, विशेष्य उभय पद हैं, विशेषण पूर्व पद हैं, उनमें आपको इव पद समास विग्रह में दिखाई नहीं देगा।
कर्मधारय समास से आपसे सामान्य प्रश्न ही पूछा जाएगा, जैसे बहुत सामान्य प्रश्न आते हैं, जैसे घनश्याम पद दे दिया, इसमें कौन सा समास है। तो आप इन पदों को भी अगर अच्छे से देखते हैं तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि कर्मधारय में इस तरह से अंदर से नहीं पूछा जाता कि ये विशेषण उभय पद है कि विशेषण पूर्व पद है, इस तरीके के प्रश्न नहीं आते हैं। तो आप कर्मधारय के इन महत्वपूर्ण उदाहरणों को ध्यान रखिए। अब बात करते हैं द्विगु समास की। तो द्विगु की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को देख लेते हैं, क्या क्या इसमें विधान होता है। तो द्विगु 3 अर्थों में होता है, जैसा कि हम बात कर चुके हैं, तद्धितार्थ में, उत्तर पद में और समाहार में। तो समाहार अर्थ से ही ज्यादातर प्रश्न द्विगु में पूछे जाते हैं। इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं कि जब समाहार अर्थ में द्विगु होता है तो समस्त पद नपुंसकलिंग हो जाता है और एक वचन हो जाता है। तो आपको यहां पर जब समस्त पद बनाएं तो उसमें ध्यान रखें, उसको एक वचन कर दें और उसको नपुंसकलिंग कर दें। जैसे पंचानाम पात्राणाम समाहारः, इस विग्रह में जब समस्त पद बनाया जाता है तो पद बनता है पंचपात्रम। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर नपुंसकलिंग हो जाने के कारण अगर समस्त पद में अंतिम स्वर दीर्घ है तो उसको ऋष्व हो जाता है। और तीसरी बात यह है कि द्विगु समास में आकारांत पदों को नपुंसकलिंग होता है, ऐसा विधान है। लेकिन यहां पर एक और अपवाद दे दिया गया है इसका कि अगर वो आकारांत पद पात्र, भुवन, युग इत्यादि शब्द हैं तो ही उनसे नपुंसकलिंग होगा। अगर इसके अतिरिक्त पद हैं तो उन पदों में स्त्रीलिंग हो जाएगा और स्त्रीलिंग होने के कारण वहां पर नीप प्रत्यय हो जाएगा द्विगु सूत्र से। तो यहां पर आपको नीप प्रत्यांत शब्द दिखाई देंगे। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे पंचानाम पात्राणाम समाहारः पंचपात्रम, चतुर्नाम युगानाम समाहारः चतुर्युगम, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः। तो देखिए यहां पर लोक अकारांत है, लेकिन फिर भी इसमें नपुंसकलिंग एक वचन नहीं हुआ, अपितु स्त्रीत्व की विवक्षा होने के कारण स्त्रीलिंग में नीप प्रत्यय होकर यहां पर पद बनता है त्रिलोकी। तो त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, त्रिलोकम नहीं बनेगा, यहां पर बनेगा त्रिलोकी। इसी प्रकार पंचानाम वटानाम समाहारः, तो पद बनेगा पंचवटी। इसी प्रकार अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः अष्टाध्यायी। तो अब आप समझ गए अष्टाध्यायी पद कैसे बना है। 8 अध्यायों का समूह अर्थ में अध्याय में जो अंतिम आकार है उसको स्त्रीत्व की विवक्षा हो जाती है अष्टाध्याय पद को, और फिर वहां पर नीप प्रत्यय लगकर पद बन जाता है अष्टाध्यायी। इसके अतिरिक्त अंतिम प्रसंग जो आता है तत्पुरुष समास के संबंध में, कई बार यहां से प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। ये है मध्यम पदलोपी तत्पुरुष। ऐसा तत्पुरुष समास जहां पर मध्यम पद का लोप होकर समस्त पद बनता है वो कहलाता है मध्यम पदलोपी तत्पुरुष। तो इसमें शाक पार्थिव आदि शब्दों का विधान किया गया है कि उस शाक पार्थिव इत्यादि शब्दों में जो पूर्व पद है उसके उत्तर पद का अर्थात मध्यम पद का लोप होकर समास होता है और वो समास होता है तत्पुरुष समास। तो ये 4 उदाहरण अगर आप याद रखेंगे तो आपका मध्यम पदलोपी तत्पुरुष से संबंधित अगर प्रश्न आता है तो आपको यहीं से मिलेगा। जैसे शाक प्रियः पार्थिवः, शाक पार्थिवः, यहां पर ये जो मध्यम पद है प्रिय, इसका लोप हो जाता है और समस्त पद बनता है शाक पार्थिवः। शाक है प्रिय जिसको, ऐसा पार्थिव, ऐसा मनुष्य। देव पूजकः ब्राह्मणः, देवों की पूजा करने वाला ब्राह्मण। तो यहां पर क्या पद बनेगा, देव ब्राह्मणः। यहां पर मध्यम पद पूजक का लोप हो जाएगा और पद बनेगा देव ब्राह्मणः। तीसरा है त्रयवयवः लोकः, 3 अवयवों वाला लोक। तो इस अर्थ में ये जो अवयव है मध्यम पद, इसका लोप हो जाएगा और यहां पर समस्त पद बनेगा त्रिलोकः। गुड़ मिश्रा धानः, तो यहां पर समस्त पद बनेगा गुड़धानः। तो इस प्रकार से ये एक मध्यम पद लोपी तत्पुरुष भी होता है। तो तत्पुरुष के संबंध में जितने भी आयाम हो सकते थे जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी मैंने आपको करा दिए हैं। तो अब आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए
अगर आपको समझ आ भी गया है तो भी दोबारा इसको देखिए, क्योंकि देखिए मैं बार बार आपको बोलती हूँ समास का प्रसंग ऐसा है जो थोड़ा विस्तृत है और जहां पर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है। तो उसका एक ही समाधान है कि आप ज्यादा से ज्यादा इनको रिवाइज करते रहें, इनको पढ़ते रहें बार बार। अगर कोई विषय आपको मुश्किल लगता है तो उसको मुश्किल मानकर छोड़े नहीं, अपितु उसमें ज्यादा प्रयास करें जिससे वो आपके लिए सरल हो जाए। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आप इसको पढ़ते रहिए, अपने मित्रों के साथ भी इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी के निशान को अवश्य दबा दीजिए जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।